एकेडमी। हमने जो मेंटरशिप की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इसका मकसद ये है कि वो एस्पिरेंट्स जो डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं या घर बैठे खुद से तैयारी करना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में या फिर जो बहुत सारे लंजे होते हैं उनसे अवॉइड करना चाहते हैं या उनकी कैपेसिटी से बाहर है। डेफिनेटली जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो आपके सामने हैं। सो बेटर ये कि आप जितने कम से कम रिसोर्सेज के अंदर अपनी सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं वो बेहतर होती है। सो इन्हीं गाइडलाइंस को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है सीएसएस एस्पिरेंट के लिए, व्हाट इज़ सफिशिएंट टाइम स्पैन फॉर प्रिपरेशन। मुझे कितना टाइम दरकार है, मुझे कितना टाइम चाहिए जिससे मैं सीएसएस की तैयारी कर सकूं। सो ये जो हमारा सेशन है ये एक जनरल गाइडलाइन होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसी के पास टाइम कम है, किसी के पास माइंड कम है, किसी के पास रिसोर्सेज कम है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है। सो ये सारे चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करें तो जो जनरल एक रेशनल पर्सन है, यानी कि जो थोड़ी देर बैठता है तो एक टॉपिक को पढ़ता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, या किसी से डिस्कस करता है तो चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं, तो वो जनरल रेशनैलिटी का हामिल कैंडिडेट होता है। तो जनरल हमें कितना टाइम चाहिए उसके हवाले से तो हमने डिस्कशन की है लेकिन लेटर ऑन आपने कई सारे फैक्टर्स को खुद कंसीडर करना होगा और अपने किसी एक्सपर्ट से आप उसके बारे में जो आप अपने माइंड में प्लान बनाते हैं वो डिस्कस भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है। अब एक बंदा है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो साथ जॉब करने का भी है और उसकी एजुकेशन भी एमफिल तक पहुंचा हुआ है, और वो सीएसएस करना चाहता है, उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी। अगर एक बंदे ने सिंपल बैचलर किया हुआ है और फिर सीएसएस की तरफ जाना चाहता है, उसकी अप्रोच थोड़ी सी और डिफरेंट होगी। सो ये चीज़ें हैं, लेकिन जनरल भी एक माइंड के अंदर हो ना कि मुझे ब्रेक डाउन मिल जाए, कैसे मैं लेके चलूँ चीज़ों को। अब ये होता है कि सम टाइम बुक्स हम ले रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि टेस्ट मैं कैसे तैयार करूँगा, और आप स्टडी कर रहे होते हैं तो टॉपिक को कंक्लूड करने के बाद आप सोचते हैं कि मैं इसको प्रैक्टिस कर लूँ, इसका क्वेश्चन रेलिवेंट कहाँ से मिलेगा, तो वो चीज़ें गड़बड़ शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आपको किसी मेंटोर की, जिसका एक्सपीरियंस हो टीचिंग के लिहाज से, पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से, या इन स्टेजेस से गुजर चुका हो, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। सो यू आर लकी वन कि इस तरह के सेशन हम आपसे कर रहे हैं। तो आप हमारे मुख्तलिफ जो हम चीज़ें आपसे शेयर करते हैं मुख्तलिफ फोरम पे ये अवेलेबल करते हैं। आप हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक्स ऐड कर दूंगा, तो आप इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी एरिया जो है वो उसके ऊपर जब डिस्कशन हो तो आपको एक्सेस हो जाए। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आप कहें कि द सफिशेंट टाइम स्पैन फॉर सीएसएस प्रिपरेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स, और इसमें इंडिविजुअल्स नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस है उसका, उसकी स्टडी हैबिट्स हैं, और उसके पास टाइम कितना अवेलेबल है कि जो वो डेडिकेटेडली स्टडी को दे सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि 6 महीने 8 महीने साल का टाइम काफ़ी है और एक साल में वो रोज़ाना 10 मिनट पढ़े, ये भी बात ठीक नहीं है। और एक साल अगर कहें और कहें कि जी वो 24 आवर में से 6 आवर उसके निकाल दें, बाकी का सारा स्टडी करना है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। किसी की भी लाइफ इतनी फ्री नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए डेडिकेट करे। बाकी भी सोशल इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, तो उनको भी टाइम देना होता है। सो आप माइंड के अंदर एक एवरेज टाइम रखें जिसमें पर डे आप जो है 5 to 6 आवर्स लगा रहे हैं। तो उसके हवाले से हमने बात करना है। सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा जब आप सीएसएस का इरादा कर लें तो है इनिशियल असेसमेंट एंड प्लानिंग। इसके लिए 1 से 2 वीक आपके पास होने चाहिए जिसमें आप अपने प्लान करें, सब्जेक्ट को स्टडी करें, जो अवेलेबल ऑप्शन है, कंपलसरी में कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शनल की जो एक वाइड रेंज एफपीएससी की वेबसाइट पे सीएसएस के लिए दी गई है, उनको आप उसकी आउटलाइन को गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आप अपना प्लान कर सकें कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन कौन से आपके इंटरेस्ट के हैं, इसके ऊपर कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से लेने हैं। लास्ट सेशन हमने किया था तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें डिटेल से हमने सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन की हुई है कि कौन से फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है। सो आपने 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें कंक्लूड कर लेनी है, कौन से ऑथर की कौन सी बुक लेनी है, नहीं लेनी है,
नोट्स बनाने हैं, हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के आप अपने हिसाब से नोट्स को अगर भूल जाएं, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप अपने हिंट्स बनाएंगे, एक टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो उसके मेन हिंट जो है वो आपने शो कर लेने हैं, उनके अंदर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको शो कर लेना है। और ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज़ आपने स्टडी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 हफ्तों के अंदर चीज़ों को कंक्लूड करना है। जब ये आपकी चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी, आपका नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम ये कहेंगे कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बिल्डिंग। ये वो टाइम होता है जिसमें आपने स्टडी को फोकस करना होता है। अब यहाँ पे ये समझा जाता है कि CSS करने वाला अरस्तू होता है, पता नहीं उसके पास कितना नॉलेज होता है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आपने दुनिया जहान का नॉलेज की तरफ आपका कोई लेन देन नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स की जो आउटलाइन है उनके इर्द गिर्द घूमते रहना है, उनको फोकस करना है। CSS आपका टारगेट है, ना तो आप जनरल नॉलेज के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, ना आप इंग्लिश के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फोकस्ड रहें, जो आउटलाइन गिवन है उसके मुताबिक रहें। इंग्लिश ऐसे की बात है तो कैसे आर्टिकुलेशन होती है उसके ऊपर फोकस रहें। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हमारा एक पूरा कोर्स अवेलेबल होगा जो कंपलसरी कोर्सेज में हम कवर करेंगे, तो उससे बहुत आसान हो जाएगा। टॉपिक कोई भी हो आप उसको आसानी से ग्रिप कर सकेंगे। कौन कौन से एरिया से होता है, एक एरिया के स्पेसिफिक कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बिल्डिंग की, जो 3 to 4 मंथ डेडिकेटेडली आप सब्जेक्ट्स को दें तो उनकी गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे है। ओवरऑल हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी डिवेल्प हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब चलते हैं प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। जब आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस के लिए आपने ये सोचना कि स्टडी तो आपने कर लिया, इसी में से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे आ सकता है। सो इसको आपने वंस यू हैव सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड राइटिंग एसेज टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे ऐसे राइटिंग की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। दिस विल हेल्प यू बिकम familiar with the exam format, time management and develop critical thinking abilities। ये चीज़ें हैं जो आपने develop करनी है इस 2-3 मंथ, अगेन 3 to 4 मंथ से डाउन होके 2-3 मंथ तक चीज़ें आ गई जो आपने अपने नॉलेज को प्लस पास पेपर्स के हवाले से, मॉक टेस्ट के हवाले से, एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा होता है, राइटिंग में क्या क्या आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग कैसे आपकी बेटर हो सकती है, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप अपने पेपर को मार्क करने वाले को, कैसे आप अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपने कंक्लूड करना होता है, एक जगह पे लेके आना होता है। आपको अपने नॉलेज को बिल्ड करके उसको CSS के साथ लिंक करके देखना होता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो इसको हम कहेंगे प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारी फेज़ आ जाएगी रिवीजन एंड रिफाइनमेंट। आपने जब ये सारी चीज़ें देख ली तो आपको पता चला कि कई सारे आपके वीक एरियाज़ हैं, उन वीक एरियाज़ को हाईलाइट कर लें, उनको रिफाइन कर लें, उनको एक जगह पे लिख लें। तो उनको फिर आपने रिफाइन करना है। इसके लिए 1 से 2 मंथ होना चाहिए। एलोकेट टाइम फॉर रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, फोकसिंग ऑन की कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा करंट अफेयर्स, रिव्यू योर नोट्स समरीज एंड प्रैक्टिस पेपर टू रीइंफोर्स योर नॉलेज एंड एड्रेस द एनी गैप्स। जो आपको गैप फील हुए उनको एड्रेस करना है इस 1 से 2 मंथ के ड्यूरेशन में। जो आपका वीक एरिया मिसिंग होता है, कोई टॉपिक पहले नहीं मिला होता बुक से या अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट नहीं किया होता, तो यहाँ पे आके आपने रिफाइन करना होता है। जो नोट्स बनाए होते हैं उनको अगेन बेहतर करना होता है, उसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं की गई। वाइड स्टडी करने के बाद कुछ ऐड कर दें, कुछ डिलीट करने की ज़रूरत है तो उसको डिलीट कर दें। तो चीज़ों को, हर टॉपिक के जो नोट्स हैं वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब आप पेपर के लिए जाएं तो रिवीजन का इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी सारी रात जाग के पढ़ें और अगले दिन जाके पेपर अटैम्प्ट करें। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 आवर्स का टाइम मिलेगा ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जिसमें चीज़ों को आपने रिफ़्रेश करना होगा और उसके बाद आपको पेपर में बैठना होगा। अब जो फाइनल फेज़ हमारे पास आता है वो है मॉक टेस्ट एंड फाइनल प्रिपरेशन। इंशाल्लाह इस कमिंग जनवरी का जो महीना होगा, हार्वर्ड अकेडमी इसको डेडिकेट करेगी मॉक टेस्ट के लिए। और जो कंप्लीट आपकी टेस्ट
की मार्किंग और उसमें आपको सजेशन करना सारा कुछ, वो 2 से 3 हफ्ते, आप ये कह लें कि 1 महीना जनवरी का, हम दिसंबर तक अपने सिलेबस को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम फोकस कर लेंगे मॉक टेस्ट की तरफ। सो टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि जितना आपका पेपर का पैटर्न है CSS का उसके मुताबिक टेस्ट कर लेंगे टू सिमुलेट द एक्चुअल एग्ज़ाम कंडीशन, और इस तरह से बैठ के एग्ज़ाम की कंडीशन फील करें कि जैसे आप CSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 3 आवर्स में कितना लिख सकते हैं, कितना लिखना चाहिए, कैसे लिखते हैं, क्वालिटी लिखते हैं या सिर्फ और सिर्फ बस आपका पेन चलता जाता है। एनालाइज योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को देखें कि आप कहाँ पे खड़े हैं। बेसिकली नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है और आपका ईच एंड एवरी वर्ड और लाइन जो है वो बहुत मीनिंगफुल होनी चाहिए। 1-2 सेंटेंसेस लिखते हैं तो बहुत सारी बातें उसके अंदर लिख दें ताकि आपका राइटिंग के अंदर टाइम कम से कम, नॉलेज पोर ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम या पेपर पे आप करें। ये अपने माइंड में चीज़ को रखना है। एनालाइज योर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब अगेन मॉक टेस्ट देने के बाद आपको आपका जो मेंटर है, जो पेपर आपका चेक कर रहा है, कोई ना कोई आपको सजेशन देगा कि आप अपनी राइटिंग को बेहतर करें, आप अपनी स्टाइल को बेहतर करें, आप अपने किस एरिया में सही चलते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पेपर यानी आखिरी जो 1 आवर होता है उसमें राइटिंग आपकी बहुत ख़राब होने लगती है। उसमें आपको राइटिंग का स्टेमिना बिल्ड करना पड़ता है ताकि आप एटलीस्ट 5 आवर आपको लिखना पड़े तो आप लिख सकें। तो जब 5 आवर का आपका स्टेमिना होगा तब जाके आप 3 आवर्स के पेपर में कोई भी आपकी राइटिंग ख़राब नहीं होगी, जिससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। पे अटेंशन टू टाइम मैनेजमेंट, क्या आप अपने टाइम के दरमियान में पेपर को हल कर लेते हैं या आपका कोई एरिया मिसिंग रह जाता है। इट्स मीन आपको स्पीड इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अपने स्टेमिना राइटिंग का जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मज़ीद आप अपने रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, और इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज आपने मेंटेन किए होंगे उनको पेपर के लिए जब आप जाते हैं तो क्या चीज़ें कैसे कैसे रिवीजन करते हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और एग्ज़ाम में कैसे आप फोकस रह सकते हैं, इसके लिए आपको हेल्दी जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है। और इसके अलावा ये नहीं है कि फुल टाइम आप स्टडी को देने के बाद खाने पीने और बाकी एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं देते तो आप फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाते हो, उसमें आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, वो सारी डैमेज होने लगती हैं। तो इन चीज़ों को, ये जो जनरल गाइडलाइन हमने दी हैं, इसके मुताबिक आपने चीज़ों को लेके चलना है। गोल सेट करें, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें, हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट अपना क्रिएट करें, टाइम दें, फैमिली को भी दें, दूसरी चीज़ों को भी दें, जो आपका लिवलीहुड कोई कमाने खाने का जो तरीका सोर्स है उसको भी टाइम दें। और इसके अलावा जब आप स्टडी करते हैं तो एक आपकी स्टडी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, फुली डेडिकेट हूँ, दूसरों को समझा दें, घर वालों को कि आपको डिस्टर्ब ना करें, अपना फ़ोन वगैरह सेल के जो मैसेज टेक्स्ट या सोशल मीडिया उससे दूर रहें, उसको ऑफ करके साइड पर रखें और 3 to 4 आवर जो है स्टडी के वो डेडिकेट करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपने खुद मैनेज करनी होती हैं, वो आपको मेंटोर किसी तरह से नहीं बता सकता। अगर वो आपको कहता है 6 आवर पर डे और 6 महीने पढ़ो, ये इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप डाइजेस्ट पढ़ते रहो और उस चीज़ के बाद आप CSS की समझो कि मैंने स्टडी कर लिया है, बल्कि आपका अपना ज़मीर, आपका माइंड खुद बता रहा होगा कि क्या आप अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये जनरल गाइडलाइन थी। वक्तन फ़वक्तन हम आपको चीज़ें जो है वो बताते रहेंगे। आप अपने जो एक्सपर्ट कोई है उसको भी मज़ीद अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं, क्या मैं ठीक चल रहा हूँ या नहीं ठीक चल रहा हूँ, तो वो आपको अच्छा सोल्यूशन देगा। और एट द एंड ऑफ द टाइम आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बहुत लो फ़ी पे सारे सब्जेक्ट्स एक टाइम में ऑफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा कई सारे हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट जो ऑप्शनल हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा www.harvardacademy.com हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।